नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास क्लास में। आप सभी को बता दें, आज के यह वीडियो काफ़ी खास रहेगा क्लास 10th वालों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th जीव विज्ञान के अंतर्गत जो चैप्टर 6 है जिसका नाम जनन है, इस चैप्टर के तमाम लघु उत्तरीय प्रश्नों को कवर करेंगे। जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर में हैं, जनन पाठ में हैं, और उस सभी प्रश्नों को देखेंगे। साथ में आपको यह बात बता देते हैं कि हम लोग भारतीय भवन बुक को कवर कर रहे हैं। भारतीय भवन बुक का प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आते रहता है कि सर आप किस बुक से कराते हैं। तो क्लास 10th के भारतीय भवन बुक है, उसे बुक से हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का इसी बुक से कमेंट आता है कि सर भारतीय भवन बुक का करा दीजिए। तो चलिए फाइनली आज आपका इंतजार खत्म हुआ। इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्नों कराएंगे। इसके पहले हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करा रखा है, पार्ट 1 इसका। आप प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, उसको देख सकते हैं। चलिए क्लास 10th बायोलॉजी जनन पाठ है, अध्याय 6 है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। ज़्यादा कोई बेसिक सा फंडा है, ज़्यादा कोई कुछ खास नहीं लिखे ऊपर, ठीक है। चलिए एक प्रश्न को काफ़ी आसान भाषा में आपको हम बताएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं मिलेगा। पहला प्रश्न, अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषताएं क्या है। अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो आपको बोलना है उत्तर यहाँ से। इसमें केवल एक जनक जीव भाग लेता है, संतान उसी के समान होती है या तेजी से होता है, और इससे लैंगिक कोशिकाएं नहीं बनती, और इसमें किसी प्रकार के लैंगिक कोशिकाएं नहीं बनती, किसी प्रकार की कोई भी लैंगिक कोशिकाएं इसमें नहीं बनती है, ठीक है। आगे 2 नंबर प्रश्न है, द्विखंडन और एवं बहुखंडन में क्या विभेद है। द्विखंडन और बहुखंडन में क्या विभेद है, आपको यह समझाना है। देखिए, द्विखंडन में जीव 2 भागों में विभाजित होता है, जबकि बहुखंडन में वह कई खंडों में विभाजित होता है, ठीक है ना। द्विखंडन में जीव 2 भागों में विभाजित होता है, द्विखंडन में 2 से द्वि और 2 भागों में। बहुखंडन में बहुत सारे भागों में, कई खंडों में क्या होता है, विभाजित होता है। बस यही तो अंतर है, यही अंतर है। लिख सकते हैं आप बढ़ा चढ़ा के, आप लोग यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं। द्विखंडन बहुखंड में निम्नलिखित अंतर है, या 2 खंडों में विभाजित होता है, लेकिन यह कई खंडों में विभाजित होता है, ठीक है। आगे 3 नंबर प्रश्न आपको मिल रहा है, कायिक प्रवर्धन को परिभाषित करें। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, यहाँ आपको बताएं। देखिए, पौधों के शरीर के किसी भाग जैसे तना, जड़, पत्ती से नए पौधों के निर्माण की प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। काफ़ी लॉलीपॉप परिभाषा है। पौधों के शरीर के किसी भी भाग से, पौधों के शरीर के किसी भी भाग जैसे तना हो गया, जड़ हो गया, पत्ती हो गया, उनसे नए पौधों के निर्माण की प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है, ठीक है ना। बढ़िया से नोट करिएगा, लाजवाब तरीके से आंसर हमने दिया है, ताकि कहीं से कोई दिक्कत देखने को ना मिलेगा, और काफ़ी सटीक आंसर हमने देने का प्रयास किया है, ठीक है ना। आगे थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस बढ़ाते हैं ताकि और क्लियर दिखे आपको, थोड़ा सा और हल्का सा बढ़ाते हैं। चलिए आप बताइए कैसे दिख रहे हैं, कुछ सुधार होगा कि नहीं पहले से। देखिए, पुनः जनन में क्या होता है, पुनः जनन में क्या होता है, ऐसे ही दिया क्या है, बुक हमारे साथ है। क्वेश्चन को एक बार मैच करते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही दिया क्या जी, जनन पाठ का लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। पुनः जनन है कि क्या दिया है, पुनः जनन में क्या होता है, ऐसे ही दिया है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन सही टाइप किया है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने शरीर के किसी कटे हुए भाग से पुनः नया जीव बना लेता है। पुनः जनन में क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने किसी कटे हुए भाग से, अपने किसी शरीर के कटे हुए भाग से पुनः नया जीव क्या करता है, पुनः नया जीव या बना लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न, बीजाणु जनन से जीवों को क्या लाभ है। बीजाणु जनन से जीवों को क्या लाभ है, बस यही बताना है आपको। देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न आप चाहें तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं कि बीजाणु जनन से जीवों को निम्नलिखित लाभ है, ऐसे कर सकते हैं। तो पेज थोड़ा भरा भरा दिखेगा, तो एग्जामिनर यहाँ नंबर देने की संभावना अधिक है, नंबर मिलने की संभावना आपकी अधिक हो जाती है, ठीक है। देखिए, यह तीव्र गति से संतान उत्पन्न करने की विधि है, कौन, बीजाणु जनन, और विषम परिस्थितियों में जीवित रहने में सहायक होती है। विषम परिस्थितियों में क्या होती है, जीवित रहने में यह सहायक होती है। आगे 6 नंबर प्रश्नों को देखते हैं, क्या जटिल संरचना वाले जीव पुनः जनन द्वारा नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं। पुनः जनन द्वारा नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं, तो आपको बोलना है नहीं। क्या बोलिएगा आप, नहीं।
जटिल जीवों में पुनर्जन्म केवल क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए होता है, नई संतान उत्पन्न करने के लिए नहीं होता। नई संतान उत्पन्न करने के लिए नहीं होता, ठीक है ना, नई संतान उत्पन्न करने के लिए नहीं होता है। समझ में आ रहा है आपको क्या बोलना है? नहीं, ठीक है। चलिए, टोटल 6 प्रश्नों को हमने कवर करा दिया। आगे जैसे बढ़ेंगे आपको 7 नंबर इस चैप्टर का प्रश्न मिलेगा। लैंगिक जन्म की क्या महत्व, लैंगिक जन्म की क्या महत्व पूछा रहा है। लैंगिक जन्म के बारे में आपको यहाँ बताना है। देखिए, हाँ, इसमें संतति में विभिन्नता आती है। इसमें संतति में विभिन्नता आती है, जिससे विकास की संभावना बढ़ती है और प्रजातियाँ बदलते वातावरण में अनुकूलन करती है। और प्रजातियाँ होती है बदलते वातावरण में अनुकूलन करती है, बढ़ते वातावरण में अनुकूलन करती है। बस, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आगे 8 नंबर प्रश्न है, एक प्रारूपी पुष्प के सहायक अंग एवं आवश्यक अंग में क्या भिन्नता है। सहायक अंग और आवश्यक अंग में क्या भिन्नता है। देखिए, करें सहायक अंग बाह्य दलपुंज और दलपुंज, जबकि आवश्यक अंग पुंकेसर और अंडप जो जनन क्रिया में भाग लेता है। समझ में आ रहा है? सहायक अंग कहाँ भाग लेता है? तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज में भाग लेता है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज में भाग लेता है। जबकि जो आवश्यक अंग है पुंकेसर, आवश्यक अंग क्या है? पुंकेसर और अंडव, यह कहाँ भाग लेता है? तो यह जनन क्रिया में भाग लेता है। समझ में आ रहा है? यही आपसे पूछा जाएगा, आवश्यक अंग और अनावश्यक अंग। तो यहाँ पर सहायक अंग और आवश्यक अंग। तो सहायक अंग बाह्य दलपुंज और दलपुंज, आवश्यक अंग पुंकेसर और अंडव। कोई दिक्कत? आगे 9 नंबर प्रश्न है, स्वपरागण एवं परपरागण में क्या अंतर है। स्वपरागण और परपरागण में आपको यहाँ से अंतर बताना है, ठीक है। देखिए, स्वपरागण में परागण उसी फूल के अंडाशय में गिरते हैं, जबकि परपरागण में परागण एक फूल से दूसरे फूल में जाते हैं। स्वपरागण में क्या होता है? जो स्वपरागण में परागण होते हैं उसी फूल में गिर जाते हैं, लेकिन परपरागण में क्या होता है? जो परपरागण में जो परागण होते हैं दूसरे फूल में जाके गिरते हैं, दूसरे फूल में गिरते हैं, ठीक है ना, दूसरे फूल के अंडाशय में। लेकिन स्वपरागण में अपने उसी फूल के अंडाशय में गिर जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये होता है स्वपरागण और परपरागण। चलिए, बढ़िया से नोट आउट करिएगा जी, कहाँ ऐसे कि एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से डिजाइन किया गया ताकि कोई दिक्कत आपको देखने को न मिले। आगे 10 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न है, अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन से क्या लाभ होता है। अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन से क्या लाभ होता है, आपको यह बताना है। देखिए, करें कि लैंगिक जनन में विभिन्नता आती है, जिससे संतति अधिक सक्षम और वातावरण के प्रति अनुकूल होती है। जिससे जो संतति होती है अधिक सक्षम और वातावरण के प्रति क्या होती है? अनुकूल होती है। 11 नंबर प्रश्न है, बीज पत्र का क्या काम है। बीज पत्र का क्या काम है आपको बताना है। देखिए, बीज पत्र बीज के अंकुरण के समय भोजन का भंडारण और आपूर्ति करता है। जो बीज पत्र होता है बीज के अंकुरण के समय भोजन का भंडारण और आपूर्ति करता है, भोजन का भंडारण और आपूर्ति करता है, ठीक है। आगे 12 नंबर प्रश्न है, पुरोस्त ग्रंथि के कार्यों का उल्लेख करें। पुरोस्त ग्रंथि के कार्यों का आपको उल्लेख करना। देखिए, इसके आंसर यहाँ से देखेंगे। करें, यह व्रीहि में स्रावित तरल का निर्माण करती है, जो शुक्राणुओं का पोषण और गतिकता प्रदान करती है। जो शुक्राणु क्या करती है? जो शुक्राणुओं की गतिकता प्रदान करती है। कोई दिक्कत? 12 नंबर प्रश्न में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगा जी। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको 13 नंबर प्रश्न मिलेगा। काफ़ी लाजवाब प्रश्न है जी। एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से लिखिएगा, लिखते रहिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। वीडियो रुका के आप लिख लीजिएगा। चाहे आप इसका PDF भी ले सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन होकर इसका PDF ले सकते हैं, ठीक है। आगे टेलीग्राम चैनल का नाम यही है, नाम आप जाके सर्च करके वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं, एक्सीलेंट स्टडी विथ DK, यही नाम है टेलीग्राम चैनल का भी। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको सर्च करके वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको तमाम PDF वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, फैलोपियन नलिका की संरचना का वर्णन करें। फैलोपियन नलिका की संरचना का वर्णन करें। देखिए, यह एक पतली नलिका जैसी रचना है जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। जो अंडाशय को किससे जोड़ती है? अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। इसमें अंडाणु निषेचित होता है। इसमें क्या निषेचित होता है? तो अंडाणु इसमें निषेचित होता है, ठीक है। आगे 14 नंबर प्रश्न है, निषेचित न हो सकने वाले एक परिपक्व अंडाणु का क्या होता है? निषेचित न हो सकने वाले
एक परिपक्व अंडाणु का क्या होता है? तो एक परिपक्व अंडाणु देखिए क्या होता है, यह कुछ दिनों बाद गर्भाशय की दीवार से बाहर निकल जाता है और मासिक स्राव के रूप में शरीर से बाहर आता है। और मासिक स्राव के रूप में क्या होता है, शरीर से बाहर आता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे 15 नंबर प्रश्नों को कवर करते हैं। काफ़ी लाजवाब प्रश्न है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण में रासायनिक विधियों का उपयोग किस प्रकार सहायक है? जनसंख्या नियंत्रण में रासायनिक विधियों का उपयोग किस प्रकार सहायक है? तो आपको लिखना है, ये विधियाँ गर्भधारण को रोकने के लिए हार्मोनल गोलियां, इंजेक्शन या गर्भ निरोधक उपकरण के रूप में प्रयोग की जाती है। गर्भ निरोधक उपकरण के रूप में क्या की जाती है, प्रयोग की जाती है। तो यही है रासायनिक विधि में क्या क्या आता है, गोली आता है, इंजेक्शन आता है, गर्भ निरोधक उपकरण आते हैं। इन सब का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है ना, जनसंख्या नियंत्रण में। आगे बढ़ेंगे तो एक लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट लघु प्रश्न 16 नंबर। लैंगिक संचारित रोगों को तालिका के माध्यम से दर्शाएं। लैंगिक संचारित रोगों को तालिका के माध्यम से आपको दर्शाना। देखिए, तो यहाँ से लिखेंगे, पहला सिफिलिस, गोनोरिया और एड्स, 3 रोग हैं जो लैंगिक संचारित रोग है। तीनों रोग हैं और यह बैक्टीरिया से होता है, ये भी बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है। ठीक है ना। लैंगिक संचारित रोग कौन कौन से हैं, तो आपको बोलना है लैंगिक संचारित रोग। आप चाहें तो इसे कॉलम बना सकते हैं और बेहतर रहेगा। ठीक है ना, बना के इसलिए लीजिएगा। इसमें रोग लिख सकते हैं, रोग, और इसमें क्या लिखना है आपको, किससे होता है, उसका माध्यम क्या है, माध्यम। तो जो सिलिफिस रोग है बैक्टीरिया से, गोनोरिया बैक्टीरिया से और एड्स वायरस से होता है। ठीक है ना। 16 नंबर प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो आप बेहिचक बोल सकते हैं। किसी प्रश्न में आपको दिक्कत नज़र आए तो आप बेहिचक बोल सकते हैं। ठीक है ना, कि हमको यहाँ दिक्कत है। आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो आपको यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ शुरू हो रहे हैं आपका। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस चैप्टर के सभी लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करेंगे। जितने भी इस चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं सबको इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको हम बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। आपको इन 16 प्रश्नों में से, इन सभी 16 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपको आते थे? 16 प्रश्नों में से, इन 16 प्रश्नों में से टोटल 16 प्रश्न थे ना, इन 16 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपको आते थे? ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको पूरा बताना है, सच बताना है कि इन 16 प्रश्नों में से, इन 16 प्रश्नों में से जी क्या आ रहा है जी, इन 16 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपको आते थे? अच्छा, क्या हो रहा है? 16 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपको आते थे? कमेंट करके आपको बता देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही मिलेंगे तुरंत इसके नेक्स्ट पार्ट में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।